हाँ भाई बच्चों, ऑडियो वीडियो क्लियर है? जल्दी से बताना जरा एक बार। यस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे ऑडियो वीडियो क्लियर बताओ, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? चैट जरा प्राइवेट कर दे, है ना। पब्लिक चैट में बच्चे आपस में बात करते रहते हैं, तो चैट प्राइवेट कर देता हूँ। यस 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 यस, ओके। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ओके ओके, गुड मॉर्निंग। तो जल्दी से सारे बच्चे आ जाओ। आज मंथन बैच की पहली क्लास है, ठीक है। आज थोड़ा सा ओरिएंटेशन भी होगा और थोड़ी सी पढ़ाई भी होगी। तो देखो, आप लोग देख लो, 2027 का मंथन बैच है, आइकॉनिक बैच है। इस आइकॉनिक बैच के बारे में बताऊंगा और क्लास लूंगा। नमस्ते नमस्ते। ऑडियो वीडियो ऑल क्लियर, एनसीईआरटी पढ़ानी है सर साथ में? यस, बिल्कुल सही बात है। वॉइस क्रैक हो रही है क्या? हाँ, वॉइस क्रैक हो रही है। पहले बेटा बेसिक चीजें करा दें, क्योंकि देखो फिजिकल केमिस्ट्री में भी एक एक करके मैं सब डिस्कस करूंगा, टेंशन ना लो। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा, अब मैं एक एक करके सारी बातें डिस्कस करता हूं। उससे पहले मुझे कमेंट में ये बताओ, ऐसे कितने बच्चे हैं जो 12th पास करके आए हैं, वो पहली बार नीट का पेपर देंगे 2027 में? ऐसे कितने बच्चे हैं जो पहली बार नीट का पेपर देंगे जाके 2027 में? 2027 में, ओके। ओके, ठीक है, ओके, ठीक है ठीक है। हम्म 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 आशीष किंग, मैं तुम्हारे नाम से समझ गया था, मैं तुम्हें पहचानता हूँ, पिछले बार के बच्चे हो तुम। ओके। हम्म हम्म प्रियांशु, ठीक है, समझ गया। ओके, हर्ष, हाँ ठीक। हाँ, नहीं होगा होगा, फिजिकल केमिस्ट्री से ही स्टार्ट होगा। बता देता हूँ कैसे कैसे चलेगा। सेकंड ड्रॉप, फर्स्ट ड्रॉप, सेकंड ड्रॉप, ओके। चलो अब मैं एक एक करके सारी बातें बता देता हूं और फिर क्लास को स्टार्ट कर देता हूं, है ना। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूं। हो सकता है बहुत सारे बच्चे होंगे जो मुझे पहले से जानते हैं, हो सकता है 2 4 10 बच्चे, 50 बच्चे, 100 बच्चे ऐसे भी हों जो मुझे ना जानते हो। तो मैं सबसे पहले अपने बारे में बताता हूं, फिर बैच के बारे में बताता हूं, और फिर पढ़ाने का तरीका बताता हूं, पढ़ने का तरीका बताता हूं, और फिर क्लास स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे बारे में सुन लो। देखो यार, मेरा नाम सर्वेश दीक्षित है, ठीक है। मैं कम से कम 22 साल से पढ़ा रहा हूं, 21 22 साल का मेरे को एक्सपीरियंस है। पहले मैं अपने बारे में बता दूं कुछ, ठीक है ना। 21 22 साल का मेरे को एक्सपीरियंस है। ये पिछले साल की पीपीटी है, इसलिए 21 साल लिखा है, नहीं तो इस साल से 22 साल चालू हो गया है। अच्छा, बहुत सारा 22 साल से पढ़ाते हो गए, तो कई इंस्टीट्यूटों में एज ए हेड ऑफ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट भी रहा हूं, ठीक है। इंडिया नेशनल लेवल पे एकेडमिक डायरेक्टर भी रहा हूं केमिस्ट्री का। नेशनल लेवल पे मतलब पूरे इंडिया का एकेडमिक डायरेक्टर केमिस्ट्री का भी रहा हूं। और शुरुआती दिनों में मैंने ये पढ़ाया है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है। जेई का इंस्टीट्यूट था बंसल, कैरियर पॉइंट भी पढ़ाया है, नारायणा दिल्ली भी पढ़ाया है। तो ये इंस्टीट्यूट पढ़ाए हैं, और जहां जहां पर एकेडमिक डायरेक्टर रहा हूं, एचओडी रहा हूं, सीनियर फैकल्टी भी रहा हूं, और रैंक तो नीट में छोड़ो, जेई में भी दी है और नीट में भी दी है। नीट में भी हमने बहुत सारी रैंक दी है, ठीक है। 7 4 7 19 27, और जेई में भी बहुत सारी रैंक दी है। मगर इस बैच का जेई के बैच से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए नीट की बात कर रहा हूं। वॉइस क्रैक हो रही है क्या? वॉइस में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या, जरा बताओ। कि सही है वॉइस? कुछ बच्चे बोल रहे हैं इसलिए मैंने कहा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं। हाँ सर, अच्छा।
अब जरा चेक करना, अब जरा चेक करो। ठीक है, अच्छा, तो मेरे बारे में ये जान लो कि यार आपकी केमिस्ट्री को मैं बेस्ट कर दूंगा। बस ये है कि आप मेरे बराबर मेहनत करते रहो, जो मैं कहता जाऊं वो करते जाओ। यदि जो मैं कहता जा रहा हूं वो करते जाओगे तो अपने आप केमिस्ट्री में 180 में से 150 नंबर के ऊपर जरूर आएंगे। 150 आएंगे, 160 आएंगे, 170 आएंगे, 180 आएंगे, 180 में से 180 भी आएंगे। वो अपने आपके ऊपर है कि आप किस लेवल की प्रिपरेशन मेरे साथ मिलकर कर रहे हो। ठीक है, मैं कोई ऐसा काम नहीं कहूंगा कि जो तुम कर ना पाओ। ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि इस चैप्टर के 500 क्वेश्चन लगा लो, ऐसा मैं कुछ नहीं कहूंगा कि इस चैप्टर के 250 क्वेश्चन लगा लो, नहीं। लिमिटेड क्वेश्चन, लिमिटेड सिलेबस, लिमिटेड एग्जाम्पल, मगर वो सारी चीजें आपको जरूर करनी है। जो कर पाओगे वो मैं बताऊंगा, और वो सारा पेपर में आएगा। आप देख लेना, आप देख लेना। बस आपका काम क्या है, मुझे फॉलो करना, बैकलॉग ना बनने देना। तो यार ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो या फिजिकल हो, ठीक है, पिछले 21-22 सालों से पढ़ा रहा हूं, तो मुझे पेपर का आइडिया इतना ज्यादा है कि क्या पूछ सकता है, क्या नहीं पूछ सकता है, कहां पे वो टफ क्वेश्चन देगा, कहां पे इजी क्वेश्चन देगा। देखो पेपर मुझे नहीं पता होता है, ना मैं पेपर लीक कर पाता हूं और ना मुझे वहां कोई जानता है, मैं छोटा आदमी हूं। मगर इतना एक्सपीरियंस है कि मैं ये जरूर बता देता हूं कि पेपर में किस तरह का पेपर आएगा, किन सब टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, किन से कम आएंगे, किससे कैसा पेपर आएगा, और पेपर वैसा ही मिलेगा। जिस सर्किल को मैं खींचूंगा उस सर्किल के अंदर हमेशा पेपर आएगा। आप देख लीजिएगा, आप देख लीजिएगा चेक करके। बस आपको वो फॉलो करना है, जो पढ़ाया जाए उसको ध्यान रखना है, उसको रिवीजन करना है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और यदि ऐसा करोगे तो सेलेक्ट हो जाओगे, ये हम लोगों की गारंटी है। तो आपने सबसे पहले मेरे बारे में समझ लिया, ठीक है, कि मैं क्या हूं। मेरा नाम, पूरा नाम क्या है, सर्वेश दीक्षित। बच्चे प्यार से सीएसडी कहते हैं। सीएसडी का 2 मीनिंग होता है, एक केमिस्ट्री बाय सर्वेश दीक्षित, एक कॉन्सेप्ट बाय सर्वेश दीक्षित, है ना। कॉन्सेप्ट बाय सर्वेश दीक्षित या सीएसडी बाय सर्वेश दीक्षित। अब देखो आपको पढ़ना कैसे, अब मैं थोड़ा पढ़ने के लिए बता देता हूं। देखिए, आपको बुक सिर्फ एक पढ़नी है, एनसीईआरटी, चाहे वो पीसी हो मतलब फिजिकल केमिस्ट्री हो, चाहे वो ओसी हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो। आपको कोई बुक प्रिफर करनी है तो सिर्फ एनसीईआरटी, 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 और आपको कोई बुक नहीं पढ़नी है। बुक यदि आपको लेनी है तो सिर्फ आप एनसीईआरटी लीजिए, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी। किसके लिए, थ्योरी के लिए, न्यूमेरिकल के लिए नहीं कह रहा, थ्योरी के लिए कह रहा हूं। और वैसे आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। फिजिकल में आप एनसीईआरटी पढ़ो या ना पढ़ो बात एक है, ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी करनी चाहिए और इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी करनी चाहिए। फिजिकल में आप करिए या ना करिए कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा, कौन सा मटेरियल प्रीफर करना है आपको, ऐसा नहीं है कि पता चला आप कोई ऐसी बुक ले रखी है जिसमें नीट के सिलेबस से 30% ज्यादा सिलेबस दिया है। क्योंकि जो मार्केट में बुक है ना, नीट का जो सिलेबस है उसमें 30% ज्यादा सिलेबस दिया है। क्योंकि यार मुझे तो सब पता है, जेईई भी पढ़ाता हूं, नीट भी पढ़ाता हूं, तो मुझे तो पूरा आइडिया है सिलेबस का बहुत अच्छे से। तो बुकों में एक्स्ट्रा सिलेबस दिया है, और जबकि पिछले 2 साल या 3 साल से नीट का पेपर देखो एकदम एनसीईआरटी आ रहा है। मतलब टॉपिक एनसीईआरटी से बाहर नहीं होगा। क्वेश्चन टफ हो सकता है, इजी हो सकता है, मगर वो टॉपिक एनसीईआरटी के बाहर का हो ही नहीं सकता है। पिछले 3-4 साल से पेपर में क्वेश्चन टफ हो सकता है कि भाई एनसीईआरटी के टॉपिक से इतना टफ बना दे कि बच्चे से ना हिले, मगर आउट ऑफ द बॉक्स या आउट ऑफ द सिलेबस कोई सब टॉपिक नहीं आ सकता। तो इसलिए आप थ्योरी बुक में सिर्फ एनसीईआरटी रखें। ये टाइम बर्बाद करने की चीज है कि हम दूसरी बड़ी बड़ी थ्योरी बुक पढ़ रहे हैं जिनमें 30 से 40% ज्यादा सिलेबस दिया है, जिसकी वजह से आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, टाइम ज्यादा कंज्यूम हो रहा है।
और जो तुमने सब टॉपिक पढ़ा उससे पेपर ही नहीं आना है, क्योंकि वो आउट ऑफ द सिलेबस है नीट के। तो इस वजह से आप सिर्फ बुक एनसीईआरटी करें। मटेरियल क्या प्रिफर करना है? सबसे ज्यादा प्रिफर करना है क्लास के नोट्स, फिर सीएचडी नोट्स। जो क्लास के नोट्स का मतलब हुआ लेक्चर। अब लेक्चर क्या होता है? लेक्चर बहुत डिटेल में चलता है, बिल्कुल बेसिक से बहुत डिटेल में लेक्चर चलता है, बहुत डिटेल में लेक्चर चलता है, बिल्कुल बेसिक से। और सीएचडी नोट्स क्या होते हैं? सीएचडी नोट्स में मैं देता हूं, ये हैंड रिटन नोट्स हैं, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। इसमें देखो क्या क्या रहता है, इसमें सारे कॉन्सेप्ट रहते हैं, सारे के सारे कॉन्सेप्ट लिखे रहते हैं, ठीक है, सारे के सारे फार्मूला लिखे रहते हैं, पूरे फार्मूले लिखे होंगे, सारे कॉन्सेप्ट लिखे होंगे, और मेन मेन पॉइंट लिखे रहते हैं, जितने भी मेन पॉइंट है। तो ये एक तरह के आप शॉर्ट नोट्स कह सकते हो। ये फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तीनों में मिलेंगे। तो ये तो लेक्चर नोट्स हो गए, क्लास के नोट्स हो गए, और ये हमारे सीएचडी नोट्स हो गए जो मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं चैप्टर वाइज। उसमें क्या होगा? उस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट, उस चैप्टर के सारे फार्मूले, उस चैप्टर के सारे मेन पॉइंट, जैसे आप बहुत जल्दी से चैप्टर को रिवाइज कर सको। ये किस लिए होता है? कि आप जल्दी से 1 घंटे में, 1.5 घंटे में पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लो। अब क्वेश्चन कहां से सॉल्व करने हैं? तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने क्यूएसडी। क्यूएसडी कौन से क्वेश्चन है? वो क्वेश्चन जो मैं देता हूं, ये मेरे क्वेश्चन है क्यूएसडी। ये क्वेश्चन वो हैं जो मैं देता हूं, इनको सबसे ज्यादा करना है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन मैं पेपर के पैटर्न को देखते हुए लिख देता हूं कि यार 2027 में किस तरह का पेपर आ सकता है। और ये कहां से मुझे पता चलता है? मैं कोई बाबा हूं क्या कि नीली चटनी खाओ तुम्हारा ये हो जाएगा? मैं कैसे पता करता हूं? मैं लगातार एनटीए के फॉलो करता हूं, उसके स्टेटमेंट को फॉलो करता हूं, पिछले साल के पेपर को फॉलो करता हूं। उससे एक आइडिया आ जाता है कि वो कहां कहां क्या सोच रहा है, क्या सोच रहा है। जैसे यदि लास्ट ईयर आपने देखा होगा तो उसने लगातार जितनी भी प्रेस रिलीज हैं सब में ये बात कही थी कि बियॉन्ड द लिमिट सिलेबस से बाहर कुछ नहीं जाएगा। उसने बार बार उसमें लिख के दिया है कि केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, कॉन्सेप्चुअल पेपर आएगा, कॉन्सेप्चुअल पेपर आएगा। तो उससे उसकी मेंटालिटी पता चलती है, उससे हम लोग आइडिया लगा लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको करने बहुत जरूरी है, क्योंकि ये होते हैं। अच्छा, जो डीपीपी दी जाएगी, डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस सीट, वो आपको करना है, और पीवाईक्यू नीट के और जेई के। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्या करना है? जो मैं क्वेश्चन दूंगा, जो डेली लेक्चर के बाद डीपीपी मिलेगी वो, और जो पीवाईक्यू है नीट और जेई मेंस के सिलेक्टेड पीवाईक्यू, ये। अच्छा, क्लास में मैं पर डे टेस्ट लेता हूं। क्लास स्टार्ट होने के पहले मैं 2 क्वेश्चन का टेस्ट लेता हूं। क्लास में मैं पर डे टेस्ट लेता हूं। क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं 2 क्वेश्चन का टेस्ट लेता हूं। तो वो टेस्ट में क्या देता हूं? लास्ट लेक्चर के क्वेश्चन, जो लास्ट लेक्चर में पढ़ाया वो मैं अगले लेक्चर में 2 क्वेश्चन का टेस्ट लेता हूं पर डे। पर डे आपका टेस्ट होता है 2 क्वेश्चन का। किसका होगा? जो लास्ट लेक्चर में पढ़ाया है। इससे क्या होता है? बच्चे का लेक्चर भी रिवाइज होता रहता है और साथ साथ में टेस्ट भी होता रहता है पर डे के पर डे 2 क्वेश्चन। तो लेक्चर कैसे चलेगा, ये बात समझ में आ गई। आपको बुक कौन सी प्रिफर करनी है? एनसीईआरटी। नोट्स कौन से प्रिफर करने हैं? क्लास के नोट्स और सीएचडी नोट्स। क्वेश्चन कौन से लगाने हैं? जो क्वेश्चन मैं दूंगा, जो डीपीपी में होंगे, और पीवाईक्यू नीट और जेई के सिलेक्टेड पीवाईक्यू। पर डे 2 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। पर डे मैं भी क्वेश्चन दूंगा, पर डे 2 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। इसके बाद यदि किसी बच्चे के पास टाइम बच जाता है, इतना करने के बाद यदि किसी बच्चे के पास टाइम बच जाता है, तो वो पैकेज कर सकता है। तो वो क्या कर सकता है बच्चों? पैकेज कर सकता है, कोई बुक कर सकता है। तब आप पैकेज और बुक पे जाओगे। तब आप किस पे जाओगे? पैकेज और बुक पे जाओगे। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। तब आप किस पे जाओगे? पैकेज और बुक पे जाओगे। अब क्लास में मैं क्या स्टार्ट करने जा रहा हूं, जरा देखो। देखिए, आप सबको पता है केमिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं।
केमिस्ट्री कितने पार्ट में चलती है बच्चों? 3 पार्ट में चलती है। एक होता है पीसी फिजिकल केमिस्ट्री, एक होता है ओसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक होता है आईओसी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इन तीनों केमिस्ट्री में कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो तीनों में इन्वॉल्व है, जिनका रोल तीनों में है? तो देखो, आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, एक पीरियोडिक टेबल और एक केमिकल बॉन्डिंग, और फिर इसके बाद मोल कॉन्सेप्ट। ये 3 चैप्टर, इनका रोल तीनों में है। इन दोनों का तो सबसे ज्यादा है। मतलब जब फिजिकल पढ़ोगे तो भी पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग की बीच बीच में जरूरत पड़ती रहेगी। पोलर कौन सा मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर कौन सा मॉलिक्यूल है, ये सब जरूरत पड़ती रहती है ना। किसमें सिग्मा बॉन्ड है, किसमें पाई बॉन्ड है, इनकी भी जरूरत फिजिकल केमिस्ट्री में पड़ेगी। एटॉमिक नंबर, एलिमेंट, मेटल है, नॉन मेटल है, इसकी भी जरूरत फिजिकल केमिस्ट्री में पड़ेगी। तो ये 3 बेसिक चैप्टर हैं जिनकी जरूरत इसमें भी पड़ती है, इसमें भी पड़ती है, इसमें भी पड़ती है। तो सबसे पहले ये बेसिक चैप्टर पढ़ाए जाएंगे, उसमें से ये सबसे ज्यादा जरूरत पड़ता है। ऑर्गेनिक पढ़ाओगे तो भी इसकी जरूरत पड़ेगी, इनऑर्गेनिक पढ़ाओगे तो भी पड़ेगी, फिजिकल पढ़ाओगे तो भी पड़ेगी। तो इसी वजह से सबसे पहले पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ाया जा रहा है, और स्टार्टिंग फिजिकल से ही होगी। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ाने के बाद फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करूंगा। स्टार्टिंग इनऑर्गेनिक से नहीं है, स्टार्टिंग फिजिकल केमिस्ट्री से ही है। मगर ये चैप्टर जो है ना, और ये चैप्टर, ये ऑर्गेनिक में भी यूज होता है, इनऑर्गेनिक में भी यूज होता है, फिजिकल में भी यूज होता है। इसलिए पहले मैं ये 2 चैप्टर पढ़ाऊंगा, फिर कंप्लीट फिजिकल पढ़ाऊंगा। फिर क्या करूंगा? फिर कंप्लीट फिजिकल पढ़ाऊंगा, फिर कंप्लीट ओसी पढ़ाऊंगा, फिर कंप्लीट आईओसी पढ़ाऊंगा। और आईओसी में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, केमिकल बॉन्डिंग फिर से पढ़ाऊंगा। मैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, केमिकल बॉन्डिंग 2 बार पढ़ा दूंगा, जैसे आपका रिवीजन अच्छा हो जाए। आपका रिवीजन अच्छा हो जाए। प्लानर ऐप पे पढ़ा हुआ है, प्लानर आप वहां से देख सकते हो। तो आप समझ गए क्या? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बाद फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। ये इसके इंफॉर्मेशन, इसके कॉन्सेप्ट पूरी केमिस्ट्री में यूज होते हैं, इसलिए इन दोनों चैप्टरों को पहले पढ़ा रहा हूं, जैसे कंफ्यूजन ना हो। अब मैं थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाने जाऊंगा, ठीक है, तो वहां पर भी पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी। मैं लिक्विड सोल्यूशन पढ़ाऊंगा तो वहां पर भी पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी, डाइपोल मूवमेंट की जरूरत पड़ेगी। अब मैं मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा तो वहां पर मेटल कौन है, नॉन मेटल कौन है, केमिकल रिएक्शन कैसे हो रही है, उसकी जरूरत पड़ेगी। क्यों? स्टोइकियोमेट्री में केमिकल रिएक्शन होती है, तो थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन का बच्चे को आइडिया हो। ऑक्साइड कौन है, नॉन ऑक्साइड कौन है, इसका आइडिया हो। ऑर्गेनिक पढ़ाने जाऊंगा तो सिग्मा बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसका आइडिया होना चाहिए। तो इस वजह से ये 2 चैप्टर सब में इन्वॉल्व है। तो ये 2 चैप्टर मैं शुरुआत में भी पढ़ाऊंगा, और जब इनऑर्गेनिक स्टार्ट करूंगा ना तो फिर से पढ़ा दूंगा, जैसे 2 बार आपके रिवीजन में आ जाए, 2 बार रिवाइज हो जाए, और हर चीज एकदम बेसिक से पढ़ाई जाएगी। मतलब हम लोग ये मान के चलेंगे कि आप 0 पे हो, हम लोग ये मान के चलेंगे कि आप 0 पे हो, और आपको पूरे 8 महीने में, पूरे 8 मंथ में आपको टॉप पर पहुंचा देंगे। फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। फर्स्ट वीक ऑफ फेब में आपका सिलेबस हम लोग खत्म कर देंगे। जैसे आपको फरवरी, मार्च, अप्रैल रिवीजन के लिए मिल सके, मई में पेपर दो, 3 महीने आपको खूब अच्छे से रिवीजन कराएंगे, खूब अच्छे से 3 महीने रिवीजन कराएंगे, और जैसे आप अच्छे से जाके पेपर दे सको। कोशिश ये रहती है कि बैच के अंदर 2-3 बार सिलेबस रिवाइज हो जाए बच्चे का पूरी ताकत से। तो बात समझ गए आप लोग, क्या क्या करना है? ठीक है, ये मैं हूं। पढ़ाई कैसे चलेगी वो मैंने बता दिया, कि लेक्चर क्या होंगे, कौन सी बुक आपको फॉलो करनी है, कौन से नोट्स फॉलो करने हैं, क्या क्या सॉल्व करना है।
ठीक है, क्या क्या सॉल्व करना है। पर डे टेस्ट होगा, जो क्लास में होगा वो मैं लूंगा, ठीक है, और इस तरह से चीजें चलेंगी। आपको बस लास्ट एक और स्टेटमेंट पास करूंगा, इसके बाद पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, और बाकी मैं क्लास में धीरे धीरे करके गाइड करता रहूंगा, समझाता रहूंगा, गाइड करता रहूंगा, समझाता रहूंगा। सर ऑर्गेनिक पहले करा दीजिएगा, ठीक है करा दूंगा, मैं सब करा दूंगा, मेरे ऊपर छोड़ दो, टेंशन ना लो। अच्छा अब एक और बात समझो, देखो मंथन बैच एक ऐसा बैच है, लॉन्ग ईयर बैच है, इससे खूब सिलेक्शन होते हैं, खूब सिलेक्शन होते हैं, बहुत सारा बच्चा एडमिशन लेता है और बहुत सारा बच्चा सेलेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि इस बैच में एकदम शुरू से पढ़ाया जाता है टॉप तक। मतलब मैं जो सर्किल खींचूंगा ना, उस सर्किल के बाहर पेपर नहीं होगा, चाहे क्वेश्चन इजी आए टफ आए। क्यों? क्योंकि इजी क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, उसके टफ क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, हर वैरायटी के क्वेश्चन कराए जाएंगे। जब क्लास में मैं पढ़ा रहा होता हूं तो ये सोच के पढ़ा रहा होता हूं कि यदि इजी पेपर आएगा तो बच्चे को कैसे करना है, मॉडरेट आएगा तो कैसे करना है, टफ आएगा तो कैसे करना है। तो हर तरह की मॉड्यूलेशन, हर तरह की फ्रीक्वेंसी उसकी सेट करते हुए चलते हैं। चैप्टर को इसी तरह से डिजाइन करते हैं, चैप्टर में इसी तरह से क्वेश्चन कराते हैं, चैप्टर को इसी तरह से ढालते हैं। क्योंकि देखो पेपर जो बनाता है वो मेरा रिश्तेदार नहीं है, तुम्हारा रिश्तेदार नहीं है, ना मेरे पास इतना पावर है ना पैसा है कि मैं लीक करा पाऊं, और ना मैं किसी को जानता। तो मेरा काम होता है ऐसा पढ़ाओ जैसे पेपर चाहे जो बनाए, मगर पेपर फंस जाए और बच्चा एक अच्छी एमबीबीएस की सीट पक्की कर पाए। तो मुझे बस एक प्रॉमिस चाहिए कि सर मैं बैकलॉग नहीं बनने दूंगा, और जो आप कहोगे आपकी बात मानूंगा। बस यदि इतना प्रॉमिस करते हो तो 150 नंबर से ऊपर केमिस्ट्री में आएंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी है। सब लोग प्रॉमिस करो कि सर मैं बैकलॉग नहीं बनने दूंगा, और जो जो आप कहोगे वो फॉलो करूंगा। और ये मैं गारंटी दे रहा हूं कि मैं एक्सेस में कुछ नहीं कहूंगा, मैं तुमसे ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं सुबह सुबह क्लास में आया और बता दिया कि ऐसा है, इसके 100 क्वेश्चन कल करके आना, ऐसा कुछ नहीं कहूंगा। 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन से ज्यादा दूंगा ही नहीं क्लास में, मगर आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि वो जरूर करने हैं। 150 नंबर से ऊपर लाने की जिम्मेदारी मेरी, मगर मेरे काम को करने की जिम्मेदारी तुम्हारी। क्योंकि जब काम नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, रिवीजन नहीं करोगे, क्वेश्चन नहीं लगाओगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, मैं झूठ बोलता नहीं हूं कि मैं झूठ बोल दूं नहीं यार मैं पढ़ा रहा हूं तो अब सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। उसमें दोनों की मेहनत लगेगी। और बात आई तुम में क्या काबिलियत है, तुम में काबिलियत है। काबिलियत ऐसा नहीं होता है कि बचपन में बच्चा पैदा हुआ उसके अंदर काबिलियत नाम की चीज भर दी गई। वो मेहनत करने से आती है, डेडिकेशन से आती है, चीजों को रिवाइज करने से आती है। ऐसा नहीं होता है कि आ जाए, लगातार प्रैक्टिस करने से आती है। और यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं इनबिल्ट होती है बचपन से ही, तो मैं आपको हजारों एग्जांपल दे दूंगा। जरा फर्स्ट ईयर, पहले साल मैसी का कैरियर उठाओ, मैसी ने फर्स्ट ईयर में कितने गोल किए थे, दूसरे साल मैसी ने कितने गोल किए, विराट कोहली ने पहले साल में कितने रन बना दिए, सबको छोड़ो सचिन तेंदुलकर ने पहले साल में कितने रन बना दिए। पहले साल में इनमें से किसी ने परफॉर्म नहीं किया, इतना परफॉर्म किया है कि वो अपनी जगह पक्की रख पाए, मगर वो लगातार हार्ड वर्क करते गए, लगातार अपनी स्किल को चेंज करते गए, तो आज उन्होंने सब कुछ हासिल कर रखा है, दुनिया में नाम है। तो वही तुम लगातार मेहनत करते रहोगे तो पॉलिश होते चले जाओगे, लगातार मेहनत करते रहोगे, लगातार बातें मानते रहोगे और लगातार हार्डवर्क करते रहोगे, लगातार प्रैक्टिस करते रहोगे, तो जब जनवरी आ रही होगी तब तुम सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, मैसी, रोनाल्डो, रोजर फेडरर जैसे बन जाओगे। नहीं तो बस शुरुआत में अच्छा करोगे, फिर डिप मार दोगे, फिर डिप आ जाएगा। ठीक है, हाँ मोल भी पढ़ाएंगे बेटा, सब पढ़ाएंगे। क्लियर है? तो सब लोग प्रॉमिस कर रहे हो क्लास स्टार्ट करूं अब? सब लोग प्रॉमिस कर रहे हो क्लास स्टार्ट करता हूं। तो चलो देखो, आज हम पहले पीरियोडिक क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसकी जरूरत हर में पार्ट में पड़ेगी। इसकी जरूरत फिजिकल केमिस्ट्री में भी पड़ेगी,
इसकी जरूरत इनऑर्गेनिक में भी पड़ेगी, इसकी जरूरत ऑर्गेनिक में भी पड़ेगी, सब में पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ेगी, सब में पड़ेगी। तो सबसे पहले वो पार्ट पढ़ा देता हूं जैसे आपका बेस स्ट्रांग हो जाए। अब बेस स्ट्रांग हो जाएगा, फिर हम लोग मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बाद मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बाद क्या स्टार्ट करेंगे? मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सब लोग अच्छे से रेडी हो जाओ और चीजों को समझना स्टार्ट करो। आराम से पढ़ाएंगे, एक एक चीज पढ़ाएंगे और बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे। आप इस बात की टेंशन छोड़ दो कि आपका लेवल क्या है, आप इस बात की अब टेंशन छोड़ दो कि आपका लेवल क्या है। आप इस बात की टेंशन में रहो कि जो मैं पढ़ाऊं उसको रिवाइज करो, उसके क्वेश्चन कर पाओ, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले आपको बेसिक इंफॉर्मेशन देता हूं पीरियोडिक टेबल की, बेसिक इंफॉर्मेशन देता हूं पीरियोडिक टेबल की। देखो बच्चों, ये हमारी पीरियोडिक टेबल है, आप सब लोग जानते हो, है ना। ये हमारी पीरियोडिक टेबल है, ये एस ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, वो पी ब्लॉक है, ये एफ ब्लॉक है, ये हम सब जानते हैं। मतलब ये बहुत बेसिक बात है जो क्लास 6 में ही पढ़ा दी जाती है। तो ये हमारा एस ब्लॉक है, और ये पढ़ाऊंगा भी, ये डिटेल में भी पढ़ाऊंगा, परेशान ना हो, सब पढ़ाऊंगा। ये डी ब्लॉक है और ये हमारा पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, ये देखो। और ये बच्चों हमारा एफ ब्लॉक है, ये देखिए ऐसे। अब मैं आपसे बस इतना पूछना चाह रहा हूं, गौर सुनिए। अब मैं आपसे बस इतना पूछना चाह रहा हूं, इसमें से कितने एलिमेंट ऐसे हैं जो गैस है, कितने एलिमेंट ऐसे हैं जो लिक्विड है, कितने एलिमेंट ऐसे हैं जो सॉलिड है। अब जरा गौर से मेरी बातों को सारे बच्चे समझेंगे। देखो, लिक्विड एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में लिक्विड एलिमेंट कौन कौन है? तो कौन कौन है जरा देखो, मरकरी है, ब्रोमीन है, सीजियम है, गैलियम है और फ्रैक्सियम है। ये लिक्विड एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। गौर से देखो कौन कौन एलिमेंट है बच्चों, एक बार जरा चेक करिए सब लोग। देखिए बच्चों, सारी चीजें डिटेल में बहुत अच्छे से आपको करनी है। देखो, मरकरी, ब्रोमीन, सीजियम, गैलियम, फ्रैक्सियम। अब इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे है, जरा गौर से सुनते जाइएगा। देखो, मरकरी, मरकरी, सीजियम, गैलियम और फ्रैक्सियम और रुबिडियम, ये हमारे क्या है, मेटल है। चेक करो, मरकरी, सीजियम, गैलियम, फ्रैक्सियम और रुबिडियम, ये हमारे मेटल है और मेटल के साथ साथ गैस है, मेटल के साथ साथ गैस है। ये देखो, देखो बच्चों, सब लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से। देखिए, एस ब्लॉक में कौन है? ये हमारा सीजियम है, ये हमारा फ्रैक्सियम है और ये हमारा रुबिडियम है। ये कौन है? लिक्विड है। ये कौन है? लिक्विड है। ये हमारा मरकरी है, डी ब्लॉक का एलिमेंट, और ये हमारा गैलियम है, लिक्विड है, और ये हमारा ब्रोमीन है। अब देखो, टोटल 6 एलिमेंट लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। टोटल कितने एलिमेंट? 6 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6। ये 6 एलिमेंट लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। रुबिडियम, सीजियम, फ्रैक्सियम, देखो, मरकरी, गैलियम और ब्रोमीन। ये देखिए टोटल ये 6 एलिमेंट लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। इसमें से गौर सुनना सब लोग, एक एक करके मैं सारी बातें पढ़ा दूंगा और सब आपको करना है, अच्छे से करना है, ठीक है। इसमें से ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं। कहां पे होते हैं? रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं। मगर आरबी, रुबिडियम जो होता है, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है। रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? सॉलिड होता है, सॉलिड होता है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको समझना है। नोट, ये लिक्विड कब होता है? ये लिक्विड होता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। ये देखो,
ये लिक्विड कब होता है? ये होता है लगभग 40 डिग्री 48 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। इस टेम्परेचर पर वो लिक्विड होता है। कौन? रुबिडियम। ये देखो, तो आप सब बच्चों को सबसे पहले यह समझना पड़ेगा, आप सब बच्चों को सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। वो टोटल लिक्विड एलिमेंट पूछ रहा है तो रुबिडियम भी आएगा, क्योंकि रूम टेम्परेचर का मतलब होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। रूम टेम्परेचर का मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर रुबिडियम जो होता है सॉलिड होता है। तो यदि क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, इनमें से कौन सा एलिमेंट रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, तो उसमें सीजियम टिक नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है। 38 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर के टेम्परेचर पे ये लिक्विड होता है। दूसरा, अगला पॉइंट समझना, ये जितने पॉइंट बता रहा हूं ये सारे ध्यान रखने हैं आपको, और इन पे क्वेश्चन भी कराऊंगा। बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूं आपको मैं, बिल्कुल बेसिक से, जीरो समझ के, ठीक है? क्यों? क्योंकि आपको पेपर नेक्स्ट ईयर देना है। अब गौर समझो, इनमें से रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन है? तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, लिक्विड भी है और रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी है। ऐसा एलिमेंट जो लिक्विड भी है और साथ साथ में रेडियो एक्टिव भी है, कौन? फ्रैक्सियम। फ्रैक्सियम लिक्विड भी है, साथ साथ में रेडियो एक्टिव भी है, बाकी कोई रेडियो एक्टिव नहीं है। फ्रैक्सियम क्या है? लिक्विड भी है और साथ साथ में रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी है। देख लो, फ्रैक्सियम लिक्विड भी है और साथ साथ में बच्चों रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी है। ठीक है, ये बात ध्यान रहेगी सबको कि फ्रैक्सियम लिक्विड भी है और साथ साथ में रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी है। अच्छा, और ध्यान दीजिए, अभी क्वेश्चन भी कराएंगे, पहले इसकी डिटेल दे दें। अब आप बताओ, इसमें से मेटल कौन है, नॉन मेटल कौन है? तो Br जो है वो नॉन मेटल है, इसके अलावा सब मेटल है। Br नॉन मेटल है एंड अदर फाइव मेटल है। दूसरे 5 एलिमेंट जो है वो क्या है बच्चों? मेटल है। सिर्फ Br नॉन मेटल है। सिर्फ कौन? Br नॉन मेटल है। अच्छा सर, प्लीज डू नॉट राइट इन हिंदी मीडियम। ओके बच्चों, ठीक है, विश्वास, सभी इंग्लिश में लिख दूंगा, है ना, सब कुछ इंग्लिश में लिख दूंगा, परेशान ना हो। तो नॉन मेटल कौन है? Br। बाकी सब क्या है? मेटल। बाकी सब क्या है? मेटल। तो अब मुझे बताओ, पूरी पीरियोडिक टेबल में, अच्छे से बताइए, पूरी पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट लिक्विड है? 6। कौन कौन से हैं? एस ब्लॉक में है रुबिडियम, सीजियम, फ्रैक्सियम। डी ब्लॉक में है मरकरी। पी ब्लॉक में है गैलियम और ब्रोमीन। तो देखो, एस ब्लॉक में लिक्विड कौन कौन है? सीजियम, रुबिडियम, फ्रैक्सियम। डी ब्लॉक में कौन है? मरकरी। और पी ब्लॉक में कौन है? ब्रोमीन और गैलियम। एस और एफ ब्लॉक में कोई नहीं, है। तो टोटल 6 एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एस ब्लॉक में रुबिडियम, सीजियम, फ्रैक्सियम। डी ब्लॉक में मरकरी। पी ब्लॉक में ब्रोमीन और गैलियम। इसमें से रूम टेम्परेचर पे 5 लिक्विड है। जो रुबिडियम होता है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है और 38 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। एफआर क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब इस पर क्वेश्चन कैसा बन सकता है? देखो, एक छोटी बात पे क्वेश्चन कराया जाएगा, क्योंकि हम लोगों के पास 8 महीने होते हैं। मैं बता रहा हूं ना, यदि किसी को लेक्चर नोट्स पूरे तैयार है, पूरा जो लेक्चर के अंदर चल रहा है वो सब ध्यान है, तो चाहे जैसा पेपर आए आप कर लोगे। क्यों?
हर लाइन पे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, हर छोटी बात पे क्वेश्चन कराऊंगा। हाँ, नोट करने का समय मिलेगा, बिल्कुल आप नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लीजिए। और ये लेक्चर नोट्स इसी वीडियो के नीचे अपलोड कर दिए जाएंगे क्लास खत्म होने के आधे घंटे बाद। क्लास खत्म होगी उसके आधे घंटे बाद ये लेक्चर नोट्स इसी वीडियो के नीचे अपलोड कर दिए जाएंगे, जो ऐप पे लेक्चर है ना। क्लास के क्वेश्चन आप चाहो तो ना लिखो, कुछ क्वेश्चन लिख लो एग्जाम्पल के लिए, और कुछ क्वेश्चन ना लिखो, क्योंकि मैं बहुत क्वेश्चन कराता हूं। आप देखना बुक में इनमें क्वेश्चन ही नहीं होंगे। मैं क्या कह रहा हूं, क्लास के नोट्स अपने में बहुत बड़ी चीज होगी। क्यों? मैं हर लाइन पे क्वेश्चन कराता हूं, हर लाइन पे मैं क्वेश्चन बना के लाता हूं। नोट कर लीजिए, आराम से नोट कर लो, सब कराऊंगा धीरे धीरे एकदम। आज तो पहली क्लास है ना। आज तो एक दूसरे से हम इंट्रोड्यूस होंगे, आज ज्यादा पढ़ाई क्या होगी। आज बस ये है कि तुम जानोगे सर्वेश दीक्षित नाम का व्यक्ति कौन है, जो मेरी केमिस्ट्री को 150 नंबर से ऊपर ले जाएगा। और मैं जानूंगा कि यार मेरे प्यारे बच्चे कौन कौन से हैं जो साल भर मेरे साथ रहेंगे और मेरी बातों को मानेंगे। बस आज तो यही होगा लगभग। स्टार्टिंग तो कल से हो जाएगी। क्यों? कल से बस पढ़ाना है और बातें क्लास में करते नहीं हम लोग। हाँ भाई बताओ, क्वेश्चन बताओ, आंसर दो। विच एलिमेंट प्रेजेंट इन गैस फेज एज रूम टेम्परेचर। अच्छा रुक जाओ, ये एलिमेंट रुक जाइए, क्वेश्चन गैस फेज वाला है, लिक्विड स्टेट वाला कहां है? हाँ ये वाला करो, ये वाला क्वेश्चन करिए। सेलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ एलिमेंट विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट इन रूम टेम्परेचर। ये क्वेश्चन करो। सेलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ एलिमेंट विच इज एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। अब देखो, क्वेश्चन को मैंने घुमाने के लिए एक जगह आपको फंसाने की कोशिश की है। क्वेश्चन को घुमाने के लिए मैंने क्या पूछा? सेलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ एलिमेंट विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे कौन लिक्विड है? मैंने यहां पर देखो थोड़ा सा फंसा दिया जैसे आप गलती कर सको। यहां पर मैंने थोड़ा सा फंसा दिया जैसे गलती कर सको। बताओ, आंसर दो सारे लोग, आंसर दो सारे लोग। तो भाई बताओ सब लोग, आपको मैं 30 सेकंड देता हूं आंसर देने के लिए। 30 सेकंड मुन्ना, 30 सेकंड मुन्ना आपको दे रहा हूं आंसर देने के लिए। यस, बहुत सही, बहुत सही, गजब गजब। नाम तो दिख नहीं रहा है, बस सीसी दिख रहा है कि हाँ बच्चे सीसी लिख रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही बहुत सही। अब देखो हमारे पास लिक्विड एलिमेंट कौन कौन से हैं? सीजियम, रूबिडियम, सॉरी सीजियम, फ्रैक्सियम, मरकरी, है ना, गैलियम, ब्रोमीन। ये लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है। अभी देखो मैंने पढ़ाया। और जो रूबिडियम होता है वो लिक्विड होता है 38 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर पे। टेम्परेचर ग्रेटर देन 38 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है? लिक्विड होता है। और रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड होता है। तो जब ये रूम टेम्परेचर पे बच्चों सॉलिड है तो ये सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो इसी वजह से ये वाला गलत क्यों है? क्योंकि ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, रूम टेम्परेचर पे पूछा गया है। अब देखो ये सॉलिड है, क्यों? ये इनमें 6 में से है ही नहीं, CD है ही नहीं। ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, मगर ये सॉलिड है। अब ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, ये सही है। इसमें ये देखो, ये लिक्विड नहीं है, ये लिक्विड नहीं है, ये लिक्विड नहीं है। क्यों नहीं है? लिक्विड कौन कौन है? 6 एलिमेंट है, सिर्फ 6 एलिमेंट लिक्विड है। पहला सीजियम, फ्रैक्सियम, रूबिडियम, डी ब्लॉक में मरकरी और पी ब्लॉक में गैलियम और ब्रोमीन। अच्छा चलो अब इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को करो। हर लाइन पे क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन ना लो, बस मेरी बातों को फॉलो करो, मेरे क्वेश्चन करो मेरे साथ। पेपर में चाहे जैसा पेपर आए तुम करके आओगे। क्यों? क्योंकि यार जो भी क्वेश्चन बनाओगे तो सिलेबस के अंदर ही ना,
तो सिलेबस के अंदर मैंने खुद हर तरह का क्वेश्चन बना रखा है, हर तरह का क्वेश्चन बना रखा है। बताइए, अच्छा रुक जाइए, इस क्वेश्चन को अभी मत करिए, पहले पढ़ा लूं, क्योंकि इसमें लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट सब शामिल है, उसमें लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट सब शामिल है। तो पहले लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट भी पढ़ा लूं, है ना, फिर करना। अब जरा देखो यार बच्चों, लिक्विड, सॉलिड, गैस सब शामिल है, तो ये भी पढ़ा लूं। अब देखो, गैस एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, कौन से एलिमेंट गैस है पीरियोडिक टेबल में? तो पीरियोडिक टेबल में गैस एलिमेंट जरा गौर सुनो कौन से हैं, फिर वो क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। देखो, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक में सिर्फ हाइड्रोजन, पी ब्लॉक में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, इनर्ट गैस। इनर्ट गैस मतलब ग्रुप नंबर 18। ग्रुप नंबर 18 कौन कौन सा है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ये हमारे क्या है? गैस एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 एलिमेंट गैस फेज में एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन है जरा गौर से देखो, कौन कौन है, ठीक है, ब्लू कलर से बना रहा हूं। एस ब्लॉक में सिर्फ हाइड्रोजन, ये देखिए हाइड्रोजन है और कोई नहीं। डी ब्लॉक में कोई नहीं है, डी ब्लॉक में कोई भी गैस नहीं है। पी ब्लॉक में देखो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, और ग्रुप नंबर 18 में सभी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तो ये जो ब्लू कलर वाले हैं, ये सब क्या है? जो ब्लू कलर से सर्किल है, ब्लू कलर से जो सर्किल है वो क्या है? गैस है, वो गैस है। और जो पिंक कलर से सर्किल है, पिंक कलर से जो सर्किल है वो क्या है? लिक्विड है, वो लिक्विड है। ये देखो, वो क्या है? लिक्विड है। तो एस ब्लॉक में कितने गैस एलिमेंट हैं? 1। डी ब्लॉक में कितने गैस एलिमेंट हैं? 0। एफ ब्लॉक में कितने गैस एलिमेंट हैं? 0। पी ब्लॉक में कितने गैस एलिमेंट हैं? तो यार एस ब्लॉक में 1 है और टोटल 11 है, तो पी ब्लॉक में कितने हैं? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 एलिमेंट गैस है पी ब्लॉक में। एस ब्लॉक में 1, डी ब्लॉक में 0, एफ ब्लॉक में 0, और टोटल 11 एलिमेंट होते हैं गैस फेज में। रूम टेम्परेचर पे 11 एलिमेंट गैस होते हैं। किसमें? रूम टेम्परेचर पे। कौन कौन? एस ब्लॉक में हाइड्रोजन, डी ब्लॉक में कोई नहीं, एफ ब्लॉक में कोई नहीं, फिर सारे के सारे पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में कौन? नाइट्रोजन, ऐसे जाओगे ये देखो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, फिर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, मतलब पूरा का पूरा इनर्ट। इसमें से अकेले ये रेडियो एक्टिव है, आरएन। रेडॉन रेडियो एक्टिव है और गैस है। तो रेडॉन क्या है? रेडियो एक्टिव है और गैस है। ये देखो, अकेला ये जो है वो रेडियो एक्टिव गैस है, गैस एलिमेंट है। बाकी सब के सब गैस नहीं है, गैस नहीं है। अब इसमें से मेटल कितने हैं, नॉन मेटल कितने हैं? तो सब के सब नॉन मेटल है। मेटल गैस होते ही नहीं है, मेटलाइट गैस होते ही नहीं है। जो भी गैस है सबके सब नॉन मेटल है, सबके सब नॉन मेटल है। ऑल गैस आर नॉन मेटल एंड इनर्ट। या तो वो नॉन मेटल है या बच्चों इनर्ट है, इनर्ट।
इसमें से कोई मेटल नहीं है। हाइड्रोजन नॉन मेटल है, और नाइट्रोजन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, फ्लोरीन नॉन मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, और बाकी सब इनर्ट है। मतलब मेटल में कोई गैस होता ही नहीं है, नॉन मेटलाइड में कोई गैस होता ही नहीं है। गैस सिर्फ नॉन मेटल है, गैस सारे के सारे नॉन मेटल है। जबकि लिक्विड में तीनों फेज है। आप लिक्विड में देखो, लिक्विड में देखो, ये ब्रोमीन नॉन मेटल है, ब्रोमीन नॉन मेटल, ये डी ब्लॉक है मेटल, ये एस ब्लॉक है मेटल, ये मेटल, ये मेटल, ये नॉन मेटल, और ये भी मेटल। तो यहां देखो मेटल नॉन मेटल दोनों है, मगर गैस में सिर्फ नॉन मेटल है, मेटल है ही नहीं। और टोटल कितने हैं? 11 एलिमेंट। टोटल कितने हैं? 11 एलिमेंट। कौन कौन से हैं ये देख लो। एस ब्लॉक में हाइड्रोजन, डी ब्लॉक में कोई नहीं, पी ब्लॉक में 10, एफ ब्लॉक में कोई नहीं। अब यहां पर मैं एक और चीज लिख देता हूं, रेस्ट ऑफ एलिमेंट, रेस्ट ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट, बाकी सारे एलिमेंट सॉलिड स्टेट में, वो मैंने यहां पर भी लिख रखा है, ये देखिए, ये देखिए, सॉलिड एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल एंड रेस्ट ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट। गैस हटा दिए, सॉरी गैस हटा दिए, लिक्विड हटा दिए, तो बचे हुए क्या है? सॉलिड है। अब आप इस क्वेश्चन का जवाब दो, अब आप इस क्वेश्चन का जवाब दो। बताओ बच्चों, सर रेडियो एक्टिव क्या होता है? रेडियो एक्टिव वो एलिमेंट होते हैं जो अनस्टेबल होते हैं, वो अपना रेडिएशन करते रहते हैं। जैसे मान लो कोई ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो ये रेडिएशन कर रहा है, इससे क्या है? पार्टिकल निकल रहे हैं, अल्फा बीटा है ना, रेडियो एक्टिव पार्टिकल निकल रहे हैं। ऐसे एलिमेंट जो अनस्टेबल होते हैं, अपना वो रेडिएशन करते रहते हैं, उनसे पार्टिकल निकलते रहते हैं, उनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। अल्फा पार्टिकल निकलेंगे, बीटा पार्टिकल निकलेंगे, गामा रेज निकलेंगे। अब विच एलिमेंट प्रेजेंट इन गैस फेज एट रूम टेम्परेचर? अब गैस फेज कौन होगा? तो देखो ये हमारे लिक्विड है, कौन? एस ब्लॉक में रुबिडियम है ना, सीजियम, फ्रैक्सियम, डी ब्लॉक में मरकरी, पी ब्लॉक में गैलियम और ब्रोमीन। तो ये तो लिक्विड हो गए। गैस कौन हो गए? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, इनर्ट, इनर्ट, ये गैस हो गए। तो बचे हुए क्या है? सॉलिड। अब मेरे से क्या पूछ रहा है? विच एलिमेंट प्रेजेंट इन गैस फेज एज रूम टेम्परेचर। अब मैच करो, ये तो सॉलिड है, ये गैस है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड है। तो वो पूछ क्या रहा है? गैस। तो आंसर क्या हुआ? बी। यस यस यस, बॉस सही, बॉस वेरी गुड, वेरी गुड। बस यार इसी तरह से लगे रहना है, बस जो कहा जाए वो करते चले जाओ। देखो अभी कुछ दिन बाद तुम्हारा जोश ठंडा हो जाएगा, बस इस जोश को ठंडा नहीं होने देना है, लगे रहना है, बस ध्यान रखना है। अब इस क्वेश्चन को करो, सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट, टोटल 6 एलिमेंट प्रेजेंट इन गैस फेज। ये सही लिखा है, टोटल 6 एलिमेंट प्रेजेंट इन गैस फेज इन पीरियोडिक टेबल एट रूम टेम्परेचर। रॉन्ग, ये गलत लिखा है। क्यों? गैस फेज में नहीं, लिक्विड फेज में 6 एलिमेंट होते हैं, लिक्विड फेज में 6 एलिमेंट होते हैं। टोटल 11 एलिमेंट प्रेजेंट इन लिक्विड फेज इन पीरियोडिक टेबल, ये गलत लिखा है। गैस फेज में 11 एलिमेंट होते हैं, टोटल 5 एलिमेंट प्रेजेंट इन गैस फेज इन पीरियोडिक टेबल एट। अच्छा थोड़ा सा क्वेश्चन सही कर देता हूं, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। बताओ आंसर दो। टोटल 5 एलिमेंट प्रेजेंट इन लिक्विड फेज इन पीरियोडिक टेबल एट रूम टेम्परेचर।
ये सही है। क्यों भाई, हमारे जो लिक्विड एलिमेंट है वो कौन कौन है? वो है रुबिडियम, सीजियम, फ्रैक्सियम, मरकरी, गैलियम और ब्रोमीन। एस ब्लॉक में ये तीन है, मगर रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड होता है। रूम टेम्परेचर पर ये क्या होता है? सॉलिड होता है। इसलिए 5 बचे, 6 नहीं 5। 1 2 3 4 5। क्यों? क्योंकि रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड होता है। यस 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 यस, वेरी गुड, बहुत सही बहुत सही। अच्छा, आप जिद कर रहे हो तो एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं, एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं। क्यों? आप लोग जिद कर रहे हो तो पूछ लेता हूं यार। नहीं तो मैं ना पूछता, मगर आप कह रहे हो तो पूछता हूं। ठीक है, अच्छे से बताइएगा सारे लोग। सेलेक्ट करेक्ट मैच इन लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 का मैच लिस्ट 2 से करना है। लिस्ट 1 लिस्ट 2, ए बी सी डी। ठीक है, मैच करना है किसका किसका, क्या क्या मैच हो सकता है। ए, आपको मैं एलिमेंट लिख रहा हूं, आपको उसके बारे में अपना डिटेल देनी है। बी, सी, डी। अब पी क्यू आर एस। नॉन मेटल गैस, डी ब्लॉक सॉलिड, लिक्विड एलिमेंट, पी क्यू आर एस। हाँ, डी ब्लॉक एलिमेंट, अब देखो बच्चों, बताओ किसका किसके साथ मैच है। ए का मैच बताइए किसके साथ होगा। सारे बच्चे आंसर लिखें, सारे बच्चे आंसर मैच करें। ए का किसके साथ होगा, बी का किसके साथ होगा, सी का किसके साथ होगा, डी का किसके साथ होगा। बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ। ए किसके साथ होगा? ए का मैच किसके साथ होगा, बी का मैच किसके साथ होगा, सी का मैच किसके साथ होगा, डी का मैच किसके साथ होगा। हाँ, जल्दी जल्दी सारे लोग ऑप्शन दो। बहुत सही बहुत सही। देखो बिल्कुल बेसिक से चलेगा, आप 0 पे हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग ये मान के ही नहीं चलते हैं। मंथन बैच क्या होता है? मंथन बैच हर उस बच्चे के लिए जो कॉन्सेप्चुअल वीक है, जिसके कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं दिक्कत है। क्यों? क्योंकि यार मान लो कोई 400 नंबर ला रहा है, उसके भी कॉन्सेप्ट वीक है। बस उसको क्या है, 10 में से 6 कॉन्सेप्ट आते हैं, 4 में नहीं आते। जो 200 नंबर आ रहा है उसको 10 में से 7 कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं, सिर्फ 3 आते हैं। और जो पहली बार तैयारी कर रहा है उसमें से उसको 10 में से सिर्फ 1-2 कॉन्सेप्ट आते हैं। तो हमें क्या पता कौन किस कैटेगरी का है। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि किसी बच्चे को कुछ आता ही नहीं है, और धीरे 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 उस चैप्टर में उसको मास्टरी करा देते हैं। तो जो जिसका कॉन्सेप्ट छूटा होता है वो उसको अपने आप आ जाता है, अपने आप आ जाता है।
संडे टेस्ट होगा, बिल्कुल टेस्ट होगा। अभी शुरुआत में अल्टरनेट संडे टेस्ट होगा, अभी शुरुआत में अल्टरनेट संडे टेस्ट होगा। आ जाओ, अब देखो ये हमें पता है ये लिक्विड है, मगर साथ साथ में ये भी पता है कि ये एस ब्लॉक का है। तो लिक्विड है और एस ब्लॉक का है, तो लिक्विड एलिमेंट विद एस ब्लॉक, लिक्विड एलिमेंट इन एस ब्लॉक, तो एफ ए का क्या आएगा, आर, ए का आर। अब हमें ये पता है कि यार ये लिक्विड है मगर ये डी ब्लॉक का है, तो लिक्विड एलिमेंट डी ब्लॉक, तो यहां लिक्विड नहीं लिखा है मगर डी ब्लॉक एलिमेंट तो लिखा है, तो मैच सिर्फ इससे होगा। क्यों, ये लिक्विड एलिमेंट इन एस ब्लॉक है और ये दोनों नॉन मेटल, तो ये नॉन मेटल नहीं होता, ये मेटल होता है, ये मेटल होता है, ये नॉन मेटल नहीं है। तो नॉन मेटल नहीं है तो मैच नहीं हो सकता। ये सिर्फ किससे मैच हो सकता है, क्यू से मैच हो सकता है। क्यों, क्योंकि मरकरी क्या है, लिक्विड है मगर मेटल है और डी ब्लॉक है, तो लिक्विड है तो उसका मैच ये हो गया, ये हो गया, मगर डी ब्लॉक है तो ये कट गया। अब नॉन मेटल है तो ये कट गया, तो सिर्फ ये वाला मैच आ रहा है, डी ब्लॉक। अब ये देखो ये क्या है, नॉन मेटल है और गैस है, नॉन मेटल भी है गैस भी है, तो नॉन मेटल गैस कौन है, पी। नॉन मेटल गैस कौन है, पी। अब ये नॉन मेटल भी है और लिक्विड भी है, तो नॉन मेटल लिक्विड कौन है, ब्रोमीन, डी का एस। कितने बच्चों का आंसर सही है, जल्दी से बताओ, कितने बच्चों का आंसर सही है। यस 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 यस, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही बेटा, बहुत सही, बहुत सही, जल्दी जल्दी आंसर दो, कितने बच्चों का आंसर सही है। ओ बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आपके जितने भी दोस्त यार हैं जो 2027 में नीट का पेपर देना चाहते हैं, उन सबको बता दो कि मंथन बैच स्टार्ट हो गया है आज से। जिसको अपना ज्वाइन करना है तो पहले ज्वाइन कर लो, फिर क्या है 10 दिन का बैकलॉग हो जाएगा, 15 दिन का बैकलॉग हो जाएगा, उससे फायदा क्या है, उससे फायदा क्या है। तो जितने भी दोस्त यार हैं उन सबको बता दो मंथन बैच भाई आज से स्टार्ट है। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं इसमें, अगली हेडिंग पे चलते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइड। मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, मेटलाइड क्या है। देखो दो चीजें हैं, एक है पढ़ाना और एक है याद रखना। तो याद रखना मेरा काम दोनों है, मैं आपकी हर चीज पे मदद करूंगा, ऐसा नहीं कहूंगा कि नहीं यार तुम खुद याद कर लो, नहीं, मैं कराऊंगा भाई, मेरी जिम्मेदारी है कि आपके लिए सब कुछ आसान करूं, जैसे आप उस काम को बहुत जल्दी कर पाओ। नहीं तो फिर मेरे एक्सपीरियंस का फायदा ही क्या हुआ, फिर मेरे एक्सपीरियंस का फायदा ही क्या हुआ, है कि नहीं। तो मेरी क्लास के अंदर ही कोशिश रहेगी कि मैं सब कुछ आपको करा के भेजूं, बिल्कुल याद करा के भेजूं, समझा के करा के सब भेजूं। अब देखो मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, मेटलाइड क्या है। देखो जरा बच्चों, देखिए आप कैसे ध्यान रखोगे, मैं एनसीईआरटी भी कराता जा रहा हूं, ये देखो सारी कटिंग एनसीईआरटी की है, एनसीईआरटी भी कराता जाऊंगा। अब गौर से सारे बच्चे समझेंगे, सुनेंगे और देखेंगे। देखो एनसीईआरटी में ये है सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एसबी, ठीक है, टीई, पीओ, एटी, ये नॉन मेटल है, ये मेटलाइड है, सॉरी ये क्या है, मेटलाइड। अब मेटलाइड याद कैसे रखोगे, गौर समझो, मेटलाइड याद कैसे रखोगे। देखो ग्रुप नंबर 14 पकड़ो, अब देखो एक छोड़ा नीचे के दो, मेटलाइड है। फिर ग्रुप नंबर 15 में आओ, दो छोड़ा नीचे के दो। फिर ग्रुप नंबर 16 में आओ, तीन छोड़ा नीचे के दो। फिर ग्रुप नंबर 17 में आओ, चार छोड़ा नीचे का एक। भाई अब ये तो है ही नहीं, ये तो आर्टिफिशियल है। तो याद कैसे रखोगे कौन कौन मेटलाइड है, ग्रुप नंबर 14 से एक छोड़ा नीचे के दो, फिर आगे बढ़ते जाओ,
एक छोड़ा नीचे के दो छोड़ा नीचे के दो, तीन छोड़ा नीचे के दो, चार छोड़ा नीचे के दो। अब इसके नीचे दो है नहीं, कैसे याद रखोगे, बात समझ पाए। ग्रुप नंबर 14, एक छोड़ा नीचे के दो छोड़ा नीचे के दो, तीन छोड़ा नीचे के दो, चार छोड़ा नीचे के दो। ऐसे याद रखोगे, ऐसे याद रखोगे कि मेटलाइड कौन है। क्या, एक छोड़ा नीचे के दो छोड़ा नीचे के दो, तीन छोड़ा नीचे के दो, चार छोड़ा नीचे के दो। ऐसे देखो, अभी मैं इसकी डिटेल देता हूं। ये देखिए, ये हमारा है 13, ये हमारा है 14, ये 15, ये 16 और ये हमारा 17 है। ये देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब देखो सॉरी, देखिए, एक छोड़ा नीचे के दो छोड़ा नीचे के दो, तीन छोड़ा नीचे के दो, चार छोड़ा नीचे के दो। अच्छा, यहां पे देखो गलत बन गया है, बीआई नहीं होगा, है ना, बीआई जो है वो नहीं होगा, बिस्मत। एक मिनट, एक मिनट रुक जाओ बच्चों। ये हमारा पीबी, ये बीआई, ये नहीं होगा ये ऐसे जाएगा। ये देखो, तो याद रखने का तरीका समझ लो। लैक लैक आ रहा है क्या बेटा, आप एक बार इसको रिफ्रेश करो, इसको रिफ्रेश करो, या फिर एक बार क्लास से बाहर जाओ, क्लास के अंदर आओ। मेरी तरफ से लैक नहीं है। हाँ, बाकी बच्चे कह भी तो रहे लैक नहीं है। बाकी बच्चे कह भी रहे हैं लैक नहीं है। अब जरा देखो बच्चों, क्योंकि याद रखना सबसे टफ है, तो क्या करोगे, याद कैसे रखोगे, जरा देखो। ग्रुप नंबर 14 से लोगे, एक छोड़ा नीचे के दो, देखो, एक छोड़ा नीचे के दो छोड़ा नीचे के दो, देखो, तीन छोड़ा नीचे के दो, चार छोड़ा नीचे के दो। बस आगे बढ़ते जाओ, एक छोड़ा नीचे के दो छोड़ा नीचे के दो, तीन छोड़ा नीचे के दो, चार छोड़ा नीचे के दो। चेक करो, बस आपको ये काम करना है, ऐसे बढ़ते चले जाना है। कर लोगे, याद कर लोगे। ग्रुप नंबर 14 से, ग्रुप नंबर 14। अब मान लो किसी को ग्रुप नंबर 14 ना आता हो, तो वो चाहे तो लिख सकता है, मैं बोल देता हूं। यदि मान लो किसी को ग्रुप नंबर 14 ना आता हो, तो देखो, बैगन, आलू, गाजर इन थैला, उल्टा लिखा है, इन थैला, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। का सी, गए सन की पंडित, का सी गए सन की पंडित। नई पड़ोसन ऐसी सब बिगड़े, नई पड़ोसन ऐसी सब बिगड़े, नई पड़ोसन ऐसी सब बिगड़े। ओ सहेली सीमा तेरे पॉप, ओ सहेली सीमा तेरे पॉप, या उस से टे पो, उस से टे पो। फ्रेंड कल बियर आएगी एटलीस्ट, खोली जाएगी। फ्रेंड कल बियर आएगी एटलीस्ट, खोली जाएगी। तो मान लो किसी को पी ब्लॉक याद ना हो, तो ऐसे कर सकते हो। क्या, बैगन आलू गाजर इन थैला। का सी गए सन की पंडित, नई पड़ोसन ऐसी सब बिगड़े। ओ सहेली सीमा तेरे पॉप, फ्रेंड कल बियर
आएगी, एटलीस्ट खोली जाएगी। तो याद कैसे रखोगे? 14 से स्टार्ट करोगे, एक छोड़ा नीचे के दो, फिर दो छोड़ा नीचे के दो, फिर तीन छोड़ा नीचे के दो, फिर चार छोड़ा नीचे के दो। इससे तुम्हें क्या पता चल जाएगा? मेटलाइड कौन है, मेटलाइड कौन है। मेटलाइड के लेफ्ट में, मेटलाइड के लेफ्ट में जो भी है वो सब मेटल है, वो सब मेटल है। मेटलाइड के लेफ्ट में जो भी है वो सब ऑल मेटल, ऑल मेटल एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्यों? ये तुमसे पूछेगा ना, इसमें से मेटल कौन है, नॉन मेटल कौन है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन लेफ्ट में है मगर नॉन मेटल है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ये क्या होता है? नॉन मेटल होता है। और जबकि लेफ्ट में है, ये देखो, ये देखिए पीरियोडिक टेबल में, ये देखिए, ध्यान दीजिए, ये देखो हाइड्रोजन है एस ब्लॉक में, एस ब्लॉक में हाइड्रोजन यहां पे रखा है, लिथियम के ऊपर, लिथियम के ऊपर हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन एस ब्लॉक में रखा है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल है। और ये देखो ये मेटलाइड है, तो मेटलाइड के लेफ्ट में जितने हैं सब मेटल है। ये जो लेफ्ट वाला पोर्शन है ना, ये लेफ्ट वाला पोर्शन, ये सब का सब मेटल है, मेटल, ऑल एलिमेंट जितने भी लेफ्ट में है सब मेटल है। और जो राइट में है वो सब नॉन मेटल है। ये जो राइट वाला पोर्शन है इसके, ये सब नॉन मेटल है, ऑल नॉन मेटल या इनर्ट। ये देखो ऐसे। तो इस बात का हम विशेष ध्यान रखेंगे, लेफ्ट में सारे मेटल हैं, लेफ्ट में क्या है? सारे मेटल हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नॉन मेटल है। और इसके राइट में बच्चों क्या है? राइट में क्या है बच्चों? राइट में क्या है? ऑल नॉन मेटल है, नॉन मेटल है। और जो ये सर्किल बना हुआ है, ये जो कवर्ड है, ये मेटलाइड है, मेटलाइड से। किसी ने पूछा मेटलाइड क्या होते हैं? मेटलाइड ये होते हैं जिनके पास मेटल और नॉन मेटल दोनों कैरेक्टर होता है। किसी ने तुमसे कहा भाई ये मेटलाइड होते क्या हैं? तो मेटलाइड वो होते हैं जिनके पास मेटल और नॉन मेटल दोनों कैरेक्टर है। देखो बोरान एनसीईआरटी में नहीं है, बाकी बुकों में दिया हुआ है और नीट एनसीईआरटी से चलता है। बच्चे बोरान को कह रहे हैं, मुझे भी पता है, बोरान एनसीईआरटी में नहीं है। ये देखो एनसीईआरटी में देखो बोरान नहीं दिया है, ये देखिए बोरान नहीं है, ये वाले हैं, ये वाले हैं, ये वाले, ये देखो यहां पे देखो, यहां पे लिखे मेटलाइड का कलर ये है, ये देखो। तो एनसीईआरटी में बोरान नहीं है, बाकी जितनी भी बुक देखोगे उन सब में बोरान दिया हुआ है। तो इसलिए आप एनसीईआरटी को मान के चलिएगा। देखो अभी फिजिक्स वाला क्वेश्चन का बवाल हुआ है, नीट 2026 में फिजिक्स के क्वेश्चन का बवाल हुआ है। तो नीट 2026 के क्वेश्चन में जो आंसर बनाया गया है वो एनसीईआरटी के हिसाब से बनाया गया है, तो एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए मैंने भी हटा रखा है। तो आप एनसीईआरटी के हिसाब से चलिए, एनसीईआरटी के हिसाब से चलिए। तो देखो क्या ग्रुप नंबर 14 याद कैसे रखोगे? क्योंकि याद रखना सबसे टफ है, याद रखना सबसे टफ है। तो कैसे याद रखोगे? ग्रुप नंबर 14 से लोगे, पहला छोड़ा नीचे के दो, फिर दो छोड़ा नीचे के दो, फिर तीन छोड़ा नीचे के दो, फिर चार छोड़ा नीचे का दो। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया तो यार ये क्वेश्चन अपने में बहुत टफ क्वेश्चन हो जाएगा। पढ़ो, सेलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग टू मेटलाइड इन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इनमें से कौन सा सेट ऑफ एलिमेंट मेटलाइड है? अब कैसे याद रखोगे? तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। 14, 15, 16, 17 देखना, एक छोड़ा नीचे के दो, तो कार्बन छोड़ दिया है ना, का
सी गए, एक छोड़ा नीचे के दो, मतलब ये दो है, ये दो है ना। फिर नई पड़ोसन ऐसी सब बिगड़े, फिर ओ सहेली सीमा तेरे पॉप, फ्रेंड कल बियर आएगी एटलीस्ट खोली जाएगी। अब आपको मैंने पढ़ा रखा है कौन कौन होगा, एक छोड़ा नीचे के दो, दो छोड़ा नीचे के दो, तीन छोड़ा नीचे के दो, चार छोड़ा नीचे के दो। ये मेटलाइड है, ये मेटलाइड है। एक छोड़ा नीचे के दो, याद कैसे रखोगे, ग्रुप नंबर 14 पकड़ा, ग्रुप नंबर 14 से इधर जाते जाओ, एक एक नंबर बढ़ाते जाओ, एक छोड़ा नीचे के दो छोड़ा नीचे के दो, तीन छोड़ा नीचे के दो, चार छोड़ा नीचे के दो। अब इसके हिसाब से देखो कौन आ रहा है, कार्बन होता नहीं है, सिलिकॉन गैलियम आर्सेनिक, देखो सिलिकॉन है, गैलियम नहीं है, जर्मेनियम है, ये नहीं है, एसएन नहीं है, ये है, ये है सिलिकॉन, जर्मेनियम, बिस्मथ भी नहीं है। अच्छा, ये बिस्मथ की जगह थोड़ा सा चेंज कर दो, नहीं तो फिर आंसर ही नहीं आएगा, आंसर ही नहीं आएगा, है ना। ये देखो, तो आंसर क्या होगा, डी। अभी तो कोई नहीं था, अब डी कर दिया, आंसर क्या होगा, डी। ऐसे आंसर क्या होगा, डी। तो बात समझ गए, कैसे याद रखोगे, एक छोड़ा नीचे के दो छोड़ा नीचे के दो, तीन छोड़ा नीचे के दो, चार छोड़ा नीचे के दो। ये तरीका है जिससे आपको मेटलाइड याद रहेंगे। लेफ्ट वाले नॉन मेटल, राइट वाले मेटल एक्सेप्ट हाइड्रोजन, लेफ्ट वाले नॉन मेटल, राइट वाले मेटल, लेफ्ट वाले नॉन मेटल, राइट वाले मेटल एक्सेप्ट हाइड्रोजन, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। जैसे ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन सारे बच्चे करके बताएं, हाउ मेनी एलिमेंट आर नॉन मैटर इन गिवन एग्जांपल, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, मरकरी, आर्सेनिक, गैलियम, टिन, लेड, एंटीमनी, है ना, सिलीनियम, सल्फर, फास्फोरस। बताओ, अब इसमें से आपको पूछना है कि नॉन मेटल कौन है, तो कैसे ध्यान रखोगे, मेटलाइड के लेफ्ट में नॉन मेटल, मेटलाइड के राइट में मेटल, तो मेटलाइड बना लो। तो हम पहले मेटलाइड सेलेक्ट करते हैं, कैसे, ग्रुप नंबर 14, 15, 16, 17 का सी गए सन की पंडित, नई पड़ोसन ऐसी सब बिगड़े, ओ सहेली सीमा तेरे पॉप, फ्रेंड कल बियर आएगी एटलीस्ट खोली जाएगी। अब देखो, ध्यान दो, एक छोड़ा नीचे के दो छोड़ा नीचे के दो, तीन छोड़ा नीचे के दो, चार छोड़ा नीचे के दो, तो ये तो मेटलाइड हो गए, ये मेटलाइड हो गए। अब हमसे कह रहा है नॉन मेटल, तो लेफ्ट वाले नॉन मेटल, ये सारे नॉन मेटल हैं, तो अब मैच करा लो लेफ्ट वाले कौन कौन है। अब इसके बाद इनर्टी तो रह जाता है, तो बस देख लो। अच्छा, इसमें नॉन मेटल कौन है, राइट वाले, सॉरी लेफ्ट वाले मेटल, राइट वाले नॉन मेटल, ये मेटल है एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल। यही पढ़ाया है। अब इसके हिसाब से देखो, हाइड्रोजन नॉन मेटल, अब देखो ये लेफ्ट में है, ये देखो Cl लेफ्ट में है, Br लेफ्ट में है, मरकरी लेफ्ट में नहीं है, कहीं मरकरी दिख रहा है, नहीं, वो राइट में है। आर्सेनिक मेटलाइड है,
गैलियम राइट में है, देखो गैलियम इधर कहीं गैलियम दिख रहा है नहीं, तो राइट में है। टिन राइट में, लेफ्ट में तो दिख नहीं रहा, ये देखो राइट में। लेड राइट में, एंटीमनी मेटलाइड है। अब सिलीनियम लेफ्ट में, ये देखो सल्फर लेफ्ट में, फास्फोरस लेफ्ट में, ये देखो। तो कितने एलिमेंट ऐसे हैं जो नॉन मेटल है? कितने आए बेटा? 1 2 3 6 एलिमेंट आए। यस 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 यस। तो 6 एलिमेंट हम लोगों को ऐसे मिले जो नॉन मेटल है। चेक करो अच्छे से, 6 एलिमेंट हम लोगों को ऐसे मिले जो नॉन मेटल है। हाँ, 6 एलिमेंट हम लोगों को ऐसे मिले जो नॉन मेटल है। निशु, निशु बेटा मिस्टेक तुम्हारा कहां पे हो गया? कहां पे मिस्टेक हुआ? काउंटिंग में। हाँ तो यही तो करना है। मैं कह रहा हूं क्वेश्चन कभी भी टफ बनाया जा सकता है, क्वेश्चन तुरंत टफ बनाया जा सकता है आसानी से। आपको इन सारी बातों का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है। तो सबको मेटल, मेटलाइड, नॉन मेटल याद हो गए? देखो मेरा काम दोनों है, अच्छे से पढ़ाना और अपने हिसाब से अच्छे से ध्यान भी दिला देना। क्योंकि यार देखो बच्चे को पेपर देना है, उसके पास केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है, जियोलॉजी भी है, बॉटनी भी है। अब वो बेचारा कितनी चीजें याद रखे? ये कोई मूवी तो है नहीं कि तुम्हें याद रहे, है ना? ये कोई मैथ तो है नहीं कि याद रहे, ये तो सब्जेक्ट है, इसमें कहां मन लगता है। तो हमें, मेरी कोशिश है कि आपको मैं कुछ ऐसा बताऊं जिससे आप याद भी रख पाओ। तो मेटलाइड कैसे याद रखोगे? ग्रुप नंबर 14 पकड़ा, 1 छोड़ा नीचे के 2, 2 छोड़ा नीचे के 2, 3 छोड़ा नीचे के 2, 4 छोड़ा नीचे के 2, ये मेटलाइड है। राइट में सारे के सारे नॉन मेटल, लेफ्ट में सारे के सारे मेटल एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नॉन मेटल है। सही है? कर लोगे अब आगे, फ्यूचर में कर लोगे, क्वेश्चन कोई आएगा। हाँ बेटा रिंकू सही कह रहे हो, रिंकू तुम सही कह रहे हो। हाँ जो एनसीईआरटी में दिया है उसी हिसाब से चलना है। अब आओ अगली इंफॉर्मेशन। अब देखो अगली इंफॉर्मेशन क्या है? अगली इंफॉर्मेशन देखो, ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं? देखो डी ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, एक्सेप्ट ग्रुप नंबर 12। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है उनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। डी ब्लॉक एलिमेंट ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट एक्सेप्ट ग्रुप नंबर 12। अब ये ग्रुप नंबर 12 कौन है? जरा देखो चल के पीरियोडिक टेबल में, भाई कि ग्रुप नंबर 12 है कौन? देखिए ग्रुप नंबर 12 कौन है? आ जाओ देखो, ये मैंने कॉपी किया है तो उसमें लिखा हुआ है, परेशान मत होना, है ना? ये कॉपी किया है, ये लिखा हुआ है उस जगह पे। ये देखो, ये वाला जैसे का तैसा ही है, इसको मैंने नहीं छेड़ा है। ये देखिए, है ना? जो मेटल नॉन मेटल पे टेबल है वो वही है, ये मैंने एक और कॉपी करके बना ली है। ये देखिए, अब गौर समझो, हम सबको पता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट यहां से लेके यहां तक होते हैं। ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है, ये हमारा सेकंड ग्रुप है, तो ये हमारा थर्ड ग्रुप है। तो ये फोर्थ हुआ, ये फिफ्थ हुआ, ये सिक्स्थ, ये सेवेंथ, ये एट्थ, ये 9, ये 10, ये 11th, ये 12th। और 3 से लेके 12 तक को हम डी ब्लॉक कहते हैं, ये डी ब्लॉक बोला जाता है। ये देखो, थर्ड से लेके 12th ग्रुप तक को डी ब्लॉक कहते हैं। इसमें से जो बच्चों ये वाला ग्रुप है, ये
ये ग्रुप नंबर 12 है, Zn CdHg। ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोला जाता है। ग्रुप नंबर 12 को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते, बाकी सबको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट किसको कहते हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, एक्सेप्ट ग्रुप नंबर 12। अब बात है डी ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, तो उसमें ग्रुप नंबर 12 क्यों नहीं है? रीजन क्या है? नॉट सो ट्रांजिशन एलिमेंट प्रॉपर्टी। देखो, ट्रांजिशन एलिमेंट की कुछ प्रॉपर्टी होती है। क्या? उन एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है जिनके आयन कलर्ड होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है? तो देखो, गौर समझना, ट्रांजिशन एलिमेंट की ये प्रॉपर्टी है, आयन जो होने चाहिए वो कलर्ड होने चाहिए। ये ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी है। जो उनके आयन होने चाहिए वो मैग्नेटिक नेचर शो करते हैं, मतलब वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। उनके जो आयन होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। जब वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, ये सारी प्रॉपर्टी ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी है। भाई, हम किसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे? तो ट्रांजिशन एलिमेंट वो एलिमेंट बोले जाते हैं जिनके पास कलर्ड आयन होते हैं, जिनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होती है, जिनके पास मैग्नेटिक बिहेवियर होता है, मतलब पैरामैग्नेटिक होते हैं। जो ये सारी प्रॉपर्टी जो आयन शो करता है उसको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो डी ब्लॉक पूरा ये शो करता है। पूरे डी ब्लॉक के एलिमेंट के पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर है, पूरे डी ब्लॉक के आयन जनरली कलर्ड है, पूरे डी ब्लॉक के आयन के पास मैग्नेटिक नेचर है। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी है वही डी ब्लॉक की प्रॉपर्टी है। इसीलिए कहा जाता है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है, मतलब मेरी बात समझो, सर्वेश दीक्षित को केमिस्ट्री टीचर क्यों बोला जाता है? क्योंकि उनको फिजिकल आती है। क्यों केमिस्ट्री टीचर किसको बोलोगे? भाई, केमिस्ट्री टीचर उसको बोलोगे जिसको फिजिकल आती हो, या जिसको ऑर्गेनिक आती हो, या जिसको इनऑर्गेनिक आती हो, या जिसको तीनों आता हो, उसी को तो बोलोगे। ऐसा थोड़ी होगा कि फिजिक्स आती है तो तुम कह दोगे ये केमिस्ट्री का टीचर है। तो भाई, ट्रांजिशन एलिमेंट हम किसको बोलेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट हम उसको बोलेंगे जिसके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर हो, जो कलर्ड आयन बनाता हो, जो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता हो। और डी ब्लॉक के एलिमेंट ये सारा काम करते हैं, इसीलिए डी ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। इसीलिए तुम क्या कहते हो? सर्वेश दीक्षित को केमिस्ट्री फैकल्टी कहते हो, केमिस्ट्री टीचर कहते हो। क्यों कहते हो? क्यों? क्योंकि उनको फिजिकल आती है, उनको ऑर्गेनिक आती है, उनको इनऑर्गेनिक आती है, इसलिए उनको केमिस्ट्री टीचर कहते हो। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री टीचर की प्रॉपर्टी मैं शो कर रहा हूं, मैं केमिस्ट्री टीचर की प्रॉपर्टी शो कर रहा हूं, इसलिए मुझे केमिस्ट्री टीचर कहते हो। है ना? बात समझ पाए? तो उसी तरह भाई, डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। मगर ये ट्रांजिशन एलिमेंट होता क्या है? तो ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब हुआ वो एलिमेंट जो कलर्ड आयन बनाते हो, वो एलिमेंट जिनके पास मैग्नेटिक बिहेवियर हो, वो एलिमेंट जिनके आयन वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हो, ऐसे एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। और डी ब्लॉक एलिमेंट ये सारी चीजें करते हैं, इसीलिए डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। अब बात आई ग्रुप नंबर 12 को क्यों नहीं कहते? वाई ग्रुप नंबर 12 इज नॉट कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट? तो ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है कि ग्रुप नंबर 12 को हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि इनके पास कंप्लीट D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है, कंप्लीट D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिसकी वजह से ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर नहीं शो करते हैं। ना तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते, ना इनके आयन कलर्ड होते, और ना ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते। क्यों? कंप्लीट D10 है तो डायामैग्नेटिक होते हैं, तो ये डायामैग्नेटिक होते हैं। Zn की तुमने दो ऑक्सीडेशन नंबर देखी, Zn की फिक्स है
+2 +2 +2, मरकरी +2, CD +2, सबके सब डायमैग्नेटिक मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं शो कर रहे। कलरलेस क्यों? अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कलरलेस है। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी नहीं शो करते, इसलिए इनको देश निकाला दे दिया गया, भगा दिया गया है, बिरादरी से भगा दिया गया है, बिरादरी से भगा दिया गया है, निकलो निकलो। मैंने देखा ये ऑर्गेनिक नहीं पढ़ा पा रहा, मैंने देखा ये फिजिकल नहीं पढ़ा पा रहा, मैंने देखा ये इनऑर्गेनिक नहीं पढ़ा पा रहा है, तो उसको केमिस्ट्री टीचर थोड़ी देर बोलेंगे, उसको भगा देंगे, जाओ। वो किस बिरादरी में चला जाएगा? बायोलॉजी में चला जाएगा, या फिजिक्स में चला जाएगा, या हिस्ट्री में चला जाएगा, या ज्योग्राफी में चला जाएगा, या मैथ्स में चला जाएगा। भाई तुम केमिस्ट्री की प्रॉपर्टी नहीं शो कर रहे हो तो केमिस्ट्री टीचर नहीं हो। अब किसमें जाओगे ये तुम्हारी हेडेक है। तो जो ग्रुप नंबर 12 है, वो ग्रुप नंबर 12 ना तो कलर्ड आयन बना रहा है, ना वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है, ना मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है, तो उसको भगा दिया गया कि भाई तुम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं हो सकते हो ना, भगो, निकलो निकलो निकलो। तो इसीलिए कहा जाता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं एक्सेप्ट ग्रुप नंबर 12। और ग्रुप नंबर 12 ऐसा क्यों नहीं करता, उसको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं कहते? क्योंकि उनके पास D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है, मतलब कंप्लीट फिल्ड डी सबसेल होता है, जिसकी वजह से वो ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी नहीं शो करते हैं, वो कलर्ड आयन नहीं बनाते हैं, वो मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं शो करते, वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर नहीं शो करते। इस वजह से ग्रुप नंबर 12 को ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर नहीं डाला गया है। तो बताओ जरा सारे बच्चे, क्या पॉइंट क्या है? डी ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे एक्सेप्ट ग्रुप नंबर 12। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ग्रुप नंबर 12 के पास कंप्लीट D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिसकी वजह से उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते। अनपेड इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से, कंप्लीट D10 कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर नहीं शो करता, कलर्ड आयन नहीं बनाता है, मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं शो करता है, और ये सारी प्रॉपर्टी ट्रांजिशन एलिमेंट की है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट की जब वो प्रॉपर्टी नहीं शो करता है तो ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर कैसे डाला जाए? तो उसको भगा दिया जाता है। क्या ये बात क्लियर है सबको? बात समझ में आई? तो ये देखो, ये जो ग्रुप नंबर 12 है ये ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं है, ये ग्रुप नंबर 12 ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास कंप्लीट D10 कॉन्फ़िगरेशन है, इसका डी सेल भरा हुआ है। ये क्या है? D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10। तो इसके पास कंप्लीट D10 है, जिसकी वजह से हम लोग इसको ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं डालते। यस, वेरी गुड। क्या ये सारी बात समझ में आ रही है सबको? कंफर्म है? कंफर्म है? अच्छा, अब इनर ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं? तो F ब्लॉक के एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। F ब्लॉक के एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। F ब्लॉक ये है, F ब्लॉक ये, F ब्लॉक के एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ये देखो, F ब्लॉक के एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ये F ब्लॉक है हमारा, एक लेंथेनाइड सीरीज, एक एक्टेनाइड सीरीज। एक क्या है? लेंथेनाइड सीरीज है, एक क्या है? एक्टेनाइड सीरीज है। लेंथेनाइड सीरीज और एक्टेनाइड सीरीज। ये देखो, तो बात समझ में आई? F ब्लॉक के एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ये लेंथेनाइड सीरीज है और ये एक्टेनाइड सीरीज है। लेंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट ये दिखाए गए हैं, एक्टेनाइड सीरीज के एलिमेंट ये दिखाए गए हैं, ऐसे। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? क्लियर है? तो देखो, मैंने आज क्या क्या पढ़ाया। आज वैसे पढ़ाया ही नहीं है ज्यादा, आज हम लोगों ने बहुत कम पढ़ा है ना, क्योंकि 15-20 मिनट तो इंट्रो में चले गए, है ना, 15-20 मिनट इंट्रो में चले गए। तो आज की क्लास क्या है? आज की क्लास बस एक तरह से एक दूसरे से मिलना हुआ है। हमारा तुमसे मिलना हुआ, तुम्हारा हमसे मिलना हुआ है। ठीक है? तो आप सभी बच्चे बस एक प्रॉमिस, देखो मैं बार बार एक ही चीज कहूंगा, देखो मुझे तो पढ़ाना ही पढ़ाना है। क्यों?
क्योंकि यार एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर, तो मतलब एक दायित्व है, प्रेशर है कि मैं तुम्हें टाइम पे सारी चीजें करा दूंगा। तुम्हारे ऊपर नहीं है, तुम्हारे ऊपर नहीं है। तो बस तुम मुझसे इतना प्रॉमिस करो कि जो सर आप काम कराओगे और जो क्वेश्चन आप दोगे वो सब मैं करके आऊंगा, और जो आप कराओगे उसको मैं रिवाइज करता रहूंगा। बस मुझे बस इतना चाहिए, मुझे कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। मुझे बस इतना वादा कर दो कि सर जो आप क्लास में कराओगे उसको मैं बार बार रिवाइज करता रहूंगा, और जो आप क्वेश्चन दोगे वो सब मैं करके आऊंगा। बस बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो, नंबर अपने आप आ जाएंगे 150 से ऊपर। क्योंकि बच्चे क्या है, धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम पास होगा उनका जोश कम होने लगता है, फिर उनको सब कुछ करना होता है। उनको अपनी मामा की शादी में भी जाना है, ठीक है, उनको अपना गर्लफ्रेंड भी बनाना है, बॉयफ्रेंड भी बनाना है, उनको आईपीएल भी देखना है, उनको घूमने भी जाना है, और साथ में डॉक्टर भी बनना है। तो फिर उनके बैकलॉग होने लगते हैं, वो क्वेश्चन छोड़ने लगते हैं कि यार चलो सर कह रहे हैं मगर हमको देखने वाला कौन है। भाई सर ने कहा कि ये 10 क्वेश्चन करके आना, हम नहीं करके आए तो सर हमारा क्या कर लेंगे, हमको कौन देख रहा है। हाँ, होमवर्क बता देता हूं प्रिंस। होमवर्क देखो, क्लास खत्म हो गई, अब मैं आपकी क्लास एंड कर दूंगा और होमवर्क लिख दूंगा। होमवर्क इसी स्लाइड में पीछे लिखा मिलेगा आपको, आप वो सारे क्वेश्चन कल करके आओगे। इसी स्लाइड में होमवर्क लिखा मिलेगा, जब आप क्लास में आओगे तो सबसे पहले मैं होमवर्क डिस्कस करूंगा, सबसे पहले मैं होमवर्क डिस्कस करूंगा। देख लो, देखो इसी क्लास का होमवर्क, तो होमवर्क मैं लिख दूंगा अभी, क्योंकि अभी ज्यादा पढ़ाया नहीं है तो डीपीपी मिलेगी नहीं, और मिल भी गई तो आप उसको करिएगा नहीं। तो मैं होमवर्क आपको दे रहा हूं, जब आप आधे घंटे बाद ये असाइनमेंट, आधे घंटे बाद ये पीपीटी, ये क्लास नोट्स इसी वीडियो के नीचे क्या होगा, लग जाएगा। तो वहां पर मैंने 5 क्वेश्चन दे रखे होंगे, ये 5 क्वेश्चन आप करके आना। कल मैं इनको डिस्कस करूंगा और आगे पढ़ाऊंगा, कल या जब भी मेरी क्लास होगी। संडे को टेस्ट होगा, अल्टरनेट संडे को टेस्ट होगा, अल्टरनेट संडे को। टाइम टेबल बेटा आज, हाँ टाइम टेबल आपको मिल गया है। पहली क्लास 10:30 बजे से 8:30 बजे से स्टार्ट होगी। पहली क्लास की टाइमिंग ये है, 8:30 से लेके 1 घंटे 45 मिनट की क्लास है, तो 8:30 से लेके 10:15 तक, ठीक है। और दूसरी क्लास स्टार्ट होगी 10:45 से और 11-12 12:30 बजे तक। ये क्लास की टाइमिंग, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री है, ये जूलॉजी और बॉटनी है। और धीरे धीरे देखो, आपकी धीरे धीरे क्लासें भी बढ़ती रहेंगी और टाइम भी बढ़ता रहेगा। आगे चल के हो सकता है फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लास 2 घंटे की हो जाए और पर डे 3 क्लास हो, डेली केमिस्ट्री, डेली फिजिक्स, डेली बायोलॉजी। अभी इसलिए नहीं कर रहे हैं डेली फिजिक्स, डेली केमिस्ट्री, डेली बायोलॉजी, कि भाई कुछ बच्चे रीनीट देना चाहते हैं और अब धीरे धीरे रिदम बना ले। क्यों? क्योंकि अभी विचारों को धक्का लगा है, तो वो धीरे धीरे रिदम पे आ जाए। ऐसा ना हो कि पता चला हम लोग जल्दी से आगे बढ़ जाएं तो सिलेबस बच्चों का छूटने लगे। और टाइम खूब है, 8 महीने में मस्त तरीके से, मतलब जनवरी लास्ट तक हम लोग सारा सिलेबस करा देते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग बैच में पढ़ाते हैं, सिर्फ पढ़ाने का काम है अपना बैच के अंदर, और पूरी तैयारी के साथ आते हैं, जिसकी वजह से उतनी देर में बहुत सारा पढ़ा देते हैं, और सब बिल्कुल बेसिक से एकदम इजी। तो अभी आपकी 2 चल रही हैं, फिर अगले महीने से 3 क्लास हो जाएंगी, पर डे केमिस्ट्री, पर डे फिजिक्स, पर डे बायोलॉजी। हाँ, सीएसडी नोट्स मैं दे दूंगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। सीएसडी नोट्स जब चैप्टर खत्म होगा तो उसके सीएसडी नोट्स दे दूंगा। चैप्टर खत्म होगा तो आपको सीएसडी नोट्स मिलेंगे। लेक्चर नोट्स तो ये बन ही रहे, सीएसडी नोट्स भी दूंगा कि पूरे चैप्टर को 3-4 पेज में आप कैसे रिवाइज कर सकते हो, ये सब दूंगा, आप बस फॉलो करते रहो। और रीनीट का पेपर तो दे ही लो यार, पेपर देने में क्या जाता है, एक टेम्परमेंट ही बिल्डअप होगा, ठीक है। अब चलो चलते हैं, हाँ अब चलते हैं, कल जब भी मेरी क्लास होगी फिर मिलेंगे 2 बजे। हाँ, जब भी मेरी क्लास होगी फिर मिलेंगे। हाँ ठीक है, दृष्टि बेटा ये डाउट कल पूछना,
जब मैं अगली क्लास में आऊं तो मुझे याद दिला देना, सारे बच्चों को बता दूंगा, है ना, सारे बच्चों को बता दूंगा। प्रियांशु, देखो प्रियांशु, दृष्टि, जिनके भी डाउट है, जब मैं अगली क्लास में घुसूंगा तो सबसे पहले मैं डाउट लूंगा, बचे हुए जो एक दो लोगों के डाउट होंगे वो डाउट लूंगा, होमवर्क कराऊंगा और फिर क्लास स्टार्ट करूंगा। ठीक है, ठीक है, हाँ। नहीं बेटा रिंकू, चलो बाय बाय, अपना ध्यान रखो, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है बच्चों, बाय बाय, बाय बाय। अगली क्लास में पहले डाउट लूंगा, फिर होमवर्क कराऊंगा, फिर क्लास स्टार्ट करूंगा। ठीक है, बाय बाय।